हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज पजेसिव केस बनाने की पद्धति यानी विधि उसका अध्ययन करते हैं। ये नाउन का चैप्टर चल रहा है। नाउन के सारे टॉपिक पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें प्लेलिस्ट में जाइए, रेन एंड मार्टिन ग्रामर के नाम से है, पूरा आप वीडियो देख सकते हैं। तो देखते हैं आज पजेसिव केस कैसे बनती है, कहाँ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी गलती हो जाती है, कॉमन एरर में भी आता है। शुद्ध लिखने के लिए भी इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। पहला है, देखिए, जब संज्ञा एक वचन की हो तो संबंध बनाने के लिए संज्ञा में यस जोड़ा जाता है। मतलब कोई एक वचन की संज्ञा रहेगी उसमें तो एपोस्ट्रोफी यस जोड़ा जाता है। जैसे द बॉयज़ बुक, लड़के की किताब, किंग्स क्राउन, राजा का मुकुट। नोट में दिया गया कुछ शब्द जो होते हैं यहाँ जिनके उच्चारण, कुछ शब्द जिनके उच्चारण में सिस्कार की ध्वनि आती है। सिस्कार की ध्वनि मतलब हिसिंग साउंड जिसको कहते हैं, और यस नहीं जोड़ा जाता है। सिस्कार की ध्वनि कब आएगी? जब जैसे पढ़ने में सा की ध्वनि आएगी, उसी को सिस्कार की ध्वनि। जैसे कॉन्साइंस, सा सीटी की थोड़ा सा आवाज़ आती है, सिस्कार की सा उसमें आता है। कॉन्साइंस सेक, गुडनेस सेक, तो इसमें सा की ध्वनि पहले से, जैसे सी ई रहता है किसी शब्द के अंत में सा पढ़ा जाता है, डबल एस रहेगा तब भी सा पढ़ा जाएगा, यस रहेगा तब भी सा पढ़ेगा। यानी कि आप सिस्कार की ध्वनि कब आएगी जितना ध्यान लीजिए, शब्द के अंत में सी ई आएगा या डबल एस आएगा या यस आएगा, इतना आपको ध्यान देना है। यस डबल एस सी ई, तो सिस्कार की ध्वनि आती है तो उसकी उसमें करना क्या होता है कि एपोस्ट्रोफी केवल लगता है, यस नहीं लगता है, इतना आपको ध्यान देना था। यस नहीं जोड़ा जाएगा, केवल एपोस्ट्रोफी लगा देंगे तो इसका हिंदी का होता है, का के की अंग्रेजी वही लगाना पड़ता है। जैसे फॉर कॉन्साइंस सेक, कॉन्साइंस में होता है अंतरात्मा, अंतरात्मा के लिए। फॉर गुडनेस सेक, भलाई के लिए। जस्टिस सेक, न्याय के लिए। यहाँ सेक माने होता है लिए, फार नहीं लिखा जाएगा, इन सिस्कार की ध्वनि के साथ लिए का अंग्रेजी सेक लिखा जाता है। के लिए एपोस्ट्रोफी, लिए का अंग्रेजी सेक। एपोस्ट्रोफी सेक माने के लिए। फॉर जीसस सेक, ईसा मसीह के लिए। मोसेस लॉज मतलब मोस का नियम, मोसेस लॉज, मोसेस का नियम, ठीक है। अब यहाँ क्या है, जब संज्ञा बहुवचन में हो तो उसके अंत में यस हो तो संबंध कारक बनाने के लिए इसमें केवल एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। अगला नियम हमारा यह कह रहा है कि अगर यस हो तो संबंध कारक बनाने के लिए केवल एपोस्ट्रोफी लगा दें। जैसे बॉयज स्कूल, देखिए तो इसमें भी तो ही है, बॉयज में देखिए यस है, ठीक है, संस्कार की ध्वनि भले ना आए लेकिन यस तो है। बॉयज स्कूल, गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, आप सुनेंगे गर्ल्स कॉलेज नहीं कोई कहता है, इसीलिए गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स स्कूल। हॉर्सेज टेल्स, घोड़ों की पूछ। तो इस तरह से अगर किसी बहुवचन, कोई बहुसंज्ञा बहुवचन हो, ठीक है, या एक वचन ही उससे नहीं मतलब है, अगर उसमें यस पहले से ऑलरेडी लगा है तो केवल एपोस्ट्रोफी लगेगा, इतना आप नियम जान लीजिए। तीसरा नियम है, जब संज्ञा बहुवचन में हो किंतु उसके अंत में यस हो, यस ना हो तो एपोस्ट्रोफी यस लगाने से संबंध कारक बन जाता है। मतलब जैसे पहले से बहुवचन हो तो उससे नहीं मतलब है, लेकिन यस ना हो तो उसमें यस एपोस्ट्रोफी और यस दोनों लगेगा कि अंग्रेजी। मेंस क्लब, पुरुषों का क्लब, चिल्ड्रंस बुक, बच्चों की किताब। अगर जब संज्ञा या समाधि, उपाधि व पदवी में अधिक शब्द हों तो केवल अंतिम शब्द में एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। उपाधि मतलब किसी को कोई टाइटल दिया हो तो उसमें ज़्यादा शब्द हो तो अधिक शब्द हो तो अंतिम में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। फॉर एग्जांपल, किंग ऑफ भूटान्स विजिट, भूटान के राजा का भ्रमण, तो किंग ऑफ भूटान, भूटान का राजा, तो यहाँ भूटान लास्ट शब्द है ना, तो उसके बाद उसमें एपोस्ट्रोफी लगेगा, भूटान के राजा का भी, ठीक है, विजिट। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, ठीक है, म्यूरिटियस स्पीच, तो यहाँ मोरिटियस की बात लगेगा, मतलब ये मोरिटियस का प्रधानमंत्री, तो ये क्या है, मोरिटस का प्रधानमंत्री, ये मतलब कि इतना शब्द है, पूरा टाइटल के लिए लगा, आप लगा के उनका विस्तार किया गया तो बाद वाले के साथ एपोस्ट्रोफी लगेंगे। वैसे भी जान लीजिए डबल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर कह देंगे कि आप मोरिटिस प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच, गलत हो जाएगा। भूटान किंग्स विजिट, गलत हो जाएगा। मतलब दो एपोस्ट्रोफी नहीं लगता, इसलिए हम क्या करते हैं, आप करके लिखते हैं तो आपके बाद वाले नाम के साथ हम एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। जहाँ का की अंग्रेजी एक आप लिख देंगे, लास्ट वाले के साथ एपोस्ट्रोफी लगते हैं। जब दो संज्ञा पास पास हो संबंध कारक यानी कि एपोस्ट्रोफी जो है, ठीक, एपोस्ट्रोफी अंतिम संज्ञा के साथ लगाया जाता है। जैसे दिस, दैट इज टैगोर द पोएट्स हाउस, वह कवि टैगोर का घर है। तो यहाँ टैगोर क्या है, ये भी आपका नाउन है,
द पोएट ये भी नाउन है, लेकिन बाद वाले के साथ बाद वाला नाउन क्या है, द पोएट, एपोस्ट्रोफी एस लगा है। तो दिस इज टैगोर, टैगोर की विशेषता द पोएट करके बताएगी, तो लास्ट वाले शब्द के साथ लगेगा, क्योंकि दो संज्ञा पास पास हो तो संबंध कारक अंतिम संज्ञा के साथ लगेगी, इतना ध्यान देना। अगला, जब दो संज्ञाएं, अब इसी तरह से इसमें और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, दिस इज, दैट इज टैगोर द पोएट्स, और दैट इज, देखिए दैट इज किसी का दूसरे का नाम बता सकते हो, मोदी प्राइम मिनिस्टर्स हाउस, इस तरह से किसी भी का भी कर सकते हो। जब दो संज्ञा, अगला नियम है, आपस में निकट रूप में संबंधित हो तो संबंध कारक का चिन्ह केवल अंतिम संज्ञा के साथ जोड़ा जाता है। दो संज्ञा निकट संबंधी हो तो अंतिम के साथ जोड़ा जाएगा। देखते हैं, देखिए अगला है एग्जाम्पल, करीम एंड सलीम्स बेकरी। करीम और सलीम की बेकरी मतलब होता है नान बाई की दुकान, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है, तो लास्ट वाले शब्द के साथ पोस्ट ऑफिस लगा। विलियम एंड मैरिज रेन, विलियम और मैरी का शासन, लास्ट वाले के साथ देखिए पोस्ट ऑफिस लगा है मैरी के साथ। तो इस तरह से दो संज्ञाएं अगर जुड़ी हों एंड से, या दो संज्ञाएं वैसे भी हों तो बाद वाले के साथ लगेगा। अगला है, अलग अलग अधिकार प्रकट करने वाले दो या दो से अधिक संज्ञाओं में से प्रत्येक के साथ संबंध कारक का चिन्ह अनिवार्य रूप से लगाया जाता है। जैसे दो संज्ञाएं हैं, अलग अलग उनका अधिकार प्रकट हो रहा है किसी वस्तु पर, तो ठीक है, अलग अलग अधिकार रहेगा, दोनों के साथ लगेगा। और एक ही व्यक्ति, एक ही पर अधिकार रहता तो भले तब लास्ट में लगेगा। राजा राउज आर के नारायण नावल, राजा राव का नावल और आर के नारायण की नावल, मतलब दोनों लोगों का अलग अलग नावल बताया जा रहा है। और अगर ये दोनों लोग एक ही नावल लिखे हों तो नावल में देखिए तब ऐसा नहीं रहेगा राजा राव एंड आर के नारायण नावल, तब तो सही है, था यहाँ से यस हटता, तो यहाँ से भी यस हटता। इसका अब इसमें देखिए यस लगा है, तो इसका मतलब राजा राव का नावल और नारायण का नावल, दोनों का अलग अलग नावल की बात की जाए तो ये पोस्ट ऑफिस दोनों के साथ लगेगी इस तरह से। अब अगला देखते हैं, गोल्ड स्मिथ एंड कॉपर्स पोएम्स। अब देखिए पोएम में एस लगा है ना, तो गोल्ड स्मिथ की पोएम और कॉपर दोनों की पोएम की बात की जा रहा है, तो यहाँ भी है पोस्ट ऑफिस, यहाँ भी है पोस्ट ऑफिस लगेगा, ठीक है। अगर नहीं लगाओगे तो आपको गलत नहीं होगा, लेकिन ये है कि अगर ये हटेगा तो एक ही लोगों का माना जाएगा कि हाँ गोल्ड स्मिथ और कॉपर मिल के कविता लिखे हैं, राजा राव और नारायण मिल के नावल लिखे हैं, एक ही नावल की बात की जा रहा है, इस तरह की बात की जा रही है। अगर दोनों लोग मिल के लिखे हैं तो नहीं लगा सकते, नहीं तो लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से लिखने वाला जानता है कि हाँ भाई अलग अलग की बात की जा रहा है, तो पोस्ट ऑफिस दोनों के साथ लगे। संबंध कारक का प्रयोग कहाँ कहाँ करना चाहिए अभी पोस्ट ऑफिस, कहाँ ऑफ का प्रयोग, इसे ऑफ माने भी का होता है पोस्ट ऑफिस, तो उसको हम जानते हैं क्योंकि गलती इसी में हो जाती है। पजस्वी केस का प्रयोग अब मुख्यतः जीवित वस्तुओं के नाम के साथ होता है। कहाँ लगेगा ये पोस्ट ऑफिस यानी पजस्वी केस, जीवित व्यक्तियों के साथ जिसमें सजीव हो, जो यानी कि जो सजीव हो, जैसे द गवर्नमेंट्स बॉडीगार्ड, सरकार का बॉडीगार्ड, सरकार के, लायंस मैन, घोड़े का मेन विषय होता है आयाल, गर्दन के लंबे वाले उसको मेन कहते हैं। तो इस तरह से ये सब क्या है, गवर्नर है, लायंस, सजीव की बात की जा रहा था, पोस्ट ऑफिस लगेगा कि अंग्रेजी। अतः हमें कहना चाहिए द लेग ऑफ टेबल, कुर्सी का पैर, मतलब ये सजीव नहीं है कुर्सी, देखिए टेबल से लेग गलत हो जाएगा, नॉट द टेबल से लेग, कुर्सी का पैर। तो जो निर्जीव है तो उनमें आप लगा दीजिए। द कवर ऑफ बुक, बुक की कवर, नॉट कवर बुक्स, ठीक है। यहाँ किताब की कवर, किताब तो निर्जीव है तो पोस्ट ऑफिस तो लग नहीं सकेगा, तब ऑफ लगेगा। आप से बनाओ द रूफ ऑफ द हाउस, घर की छत, हाउस रूफ गलत हो जाएगा। परंतु कारण कि निर्जीव के साथ भी लग सकता है पोस्ट ऑफिस कब, जब उन्हें पर्सनिफाइड किया जाएगा। किंतु पर्सनिफाइड माने होता मानवीकृत, ऑब्जेक्ट्स माने वस्तु, मानवीकृत वस्तु के नाम के साथ संबंध कारक का चिन्ह लगेगा। मानवीकृत मतलब निर्जीव ही हो, उसको मानव की तरह मान लिया जाएगा, उसको सजीव मान लिया जाता है, तब लगा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल आपका है, आपका जो है इंडियाज हॉर्सेज, क्लियर, इंडियाज हॉर्सेज, ये इंडिया है, कट गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई हल्का सा। इंडियाज हॉर्सेज माने भारत के सॉरी हीरोज है, इंडियाज हीरोज, भारत के हीरो, हीरो में से होता है नायक या वीर सिपाही, भारत के नायकों। अब यहाँ भारत क्या है, भारत के नायकों मतलब भारत को यहाँ पर्सनिफाइड किया गया है, मानवीकृत। अब देखिए नेचर्स लॉज, प्रकृति का नियम, तो नेचर को भी, प्रकृति को भी मानव की तरह बताया, प्रकृति का नियम आदमी की तरह बताया गया। फॉर्चून्स फेवरेट, भाग्य का प्रिय, किसी आदमी का प्रिय होता है तो भाग्य का प्रिय बताया गया। ड्यूटीज़ का और कर्तव्य की पुकार, आदमी पुकारता है लेकिन कर्तव्य की पुकार बताया जा रहा है। डेथ डोर, मृत्यु का दरवाजा, आदमी के पास दरवाजे होते हैं तो मृत्यु के दरवाजे। तो यहाँ सभी सब इंडिया जो है, इंडिया का मतलब इंडियन पीपुल, भारतीय लोग भी होता है, तो देखिए इंडिया मतलब भारत एक देश है, उसके लिए हम सी का भी प्रयोग करते हैं, मदरलैंड मानते हैं, तो इस तरह से इसको हम क्या मानव की तरह मानते हैं, जिसमें इंडिया, नेचर, फॉर्चून, ड्यूटी, डेथ, ये सब मानव की तरह माना जा रहा है।
तो इसलिए हम इसको क्या एपोस्ट्रोफी एस लगा दिए। अगला रूल है टाइम यानी स्थान, वजन प्रकट करने वाले, वेट प्रकट करने वाली संज्ञाओं का भी संबंध कारक में होता है। यानी कि कोई भी हो, जैसे समय, समय अगर रहेगा, स्थान रहेगा, वजन रहेगा, ये बताने के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, ये बताने वाली चीज़ें। जैसे देखिए ए डेज मार्च, एक दिन का मार्च, समय बताया जा रहा है। मार्च मतलब जो सिपाही लोग परेड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, गो फास्ट, वही कहते हैं गो फास्ट। तो मार्चिंग करना, आगे बढ़ना, सैनिकों का परेड करना, उसी को मार्च कहते हैं। ए डेज मार्च, एक दिन का मार्च। ए वीक्स हॉलीडे, एक हफ्ते की छुट्टी। ए ईयर्स टाइम, एक साल का समय। ये सब क्या है, समय बताने वाली संज्ञा है। देखिए ईयर, वीक, डे सबके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता है। ए स्टोन्स थ्रो, ये मैंने एक पत्थर का थ्रो मीन्स फेंकना, उछाल, ठीक है। अब यहाँ क्या है, स्थान बताएं कि पत्थर कहाँ फेंका गया, ठीक है। और वजन, ठीक है, भी बता सकते हैं। फुट से लेते, 1 फुट की लंबाई, तो फुट, ये भी देखिए स्थान है 1 फुट तक। ए पाउंड्स वेट, 1 पाउंड का वजन, तो ये देखिए वजन बताया जा रहा है। इन सभी के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगता है, काकी के अंग्रेजी। अगला निम्नलिखित फ्रेज में भी प्रयोग होते हैं। जैसे कुछ फ्रेज हैं इडियम्स एंड फ्रेज जिसको कहते हैं मुहावरे, तो उनमें ऑलरेडी लगा है एपोस्ट्रोफी एस, तो उसको हम हटा नहीं सकते हैं, इसलिए उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे एट हिज फिंगर्स इन, हर समय याद। एट मर्सी, से एक दया के लिए। एट हिज हार्ट्स कॉन्टेक्ट, दिल की कंटेंट माने संतुष्टि। एट हिज विट्स इन, विट्स मतलब होता है कि कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, चकरा जाना। विट माने बुद्धि होता है, बुद्धि का अंत होना यानी चकरा जाना। कठिन प्रश्न को देखकर बच्चों क्या चकरा गया। एट हिज विट्स इन, ठीक है। हाँ, ए बोट्स क्रू, ठीक है, बोट मतलब नाव होता है, क्रू मतलब जहाज भी बड़ा था। अब बोट्स क्रू, इसमें देखिए ये सभी क्या है, ईडियम्स हैं, इनमें एपोस्ट्रोफी एस ऑलरेडी लगा है तो लगा है, उसको आप हटा नहीं सकते। व्यक्तिवाचक संज्ञा या व्यापार, व्यवसाय व नाते रिश्ते प्रकट करने वाली संज्ञाओं के संबंध में प्रयोग या भवन या व्यवसाय या का स्थान, स्कूल, कॉलेज, चर्च, मकान, दुकान, अस्पताल, थिएटर आदि बताने के लिए भी किया जाता है। मतलब जैसे कोई भी मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा या व्यापार, व्यवसाय, नाते रिश्तेदार प्रकट करने वाली संज्ञाओं के संबंध में प्रयोग किए गए जो भी भवन रहेगा, व्यवसाय रहेगा, जैसे इसमें व्यवसायिक का स्थान, जैसे स्कूल, कॉलेज, चर्च, मकान, दुकान, अस्पताल, थिएटर, इनको बताने के लिए भी एपोस्ट्रोफी एस लगता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सी हैज़ गॉन टू बेकर्स, बेकर्स, वह बेकर्स मतलब हो गया बेकर्स की दुकान पर गई हो, ठीक है। तो अगला आदमी अंडरस्टूड कर लेता है ना, बेकर मतलब बेकर्स माने बेकर के यहाँ, नहीं बेकर की दुकान में गई है। टू नाइट आई एम, तो ये व्यवसाय बताया जा रहा है, व्यवसाय वाला स्थान, तो इस तरह से व्यवसाय वाले स्थान में के लिए जो है दुकान उकान है, जैसे मतलब मकान, दुकान, अस्पताल, थिएटर, ये सब के लिए साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता है। टू नाइट आई एम डाइनिंग एट माई अंकल्स, आज मैं अपने अंकल के यहाँ डाइनिंग माने वही शाम का डिनर करना, भोजन कर रहे हो, तो अंकल्स मतलब अंकल मतलब अंकल के यहाँ मतलब अंकल के घर खाना खा रही हूँ। कैन यू टेल मी द वे टू सेंट पॉल्स, क्या आप मुझे सेंट पॉल का रास्ता बता सकते हैं। सेंट पॉल मतलब सेंट पॉल एक चर्च को ही कहते हैं सेंट पॉल चर्च, सेंट पॉल्स चर्च है, उसको स्टार्ट में सेंट पॉल कहेंगे। सेंट पॉल का रास्ता बता सकते हैं, सेंट पॉल मतलब सेंट पॉल चर्च, ये सब फेमस प्लेसेज हैं, ठीक है। तो ईसाइयों का चर्च है, तो इस तरह से वो अंडरस्टूड रहा था। आई अंडरस्टैंड द टाउन हाई स्कूल, मैं टाउन हाई स्कूल को अटेंड मतलब उपस्थित होना किया हूँ। बट माई कज़न अटेंड्स सेंट जेवियर्स, लेकिन मेरा कज़न मतलब चचेरा भाई या चचेरी बहन सेंट जेवियर का क्या टाउन जो है अटेंड किया है। इस तरह से सेंट जेवियर्स माने सेंट जेवियर का टाउन, ठीक है, हाई स्कूल, इस तरह से मतलब क्लियर हो जाता है। ही वॉज एजुकेटेड एट सेंट जोसेफ, वह सेंट जोसेफ को, ठीक है, पर शिक्षित हुआ है। सेंट जोसेफ ये स्कूल है, मान लीजिए संस्था है, तो उसके लिए एपोस्ट्रोफी एस इस तरह से लग जाता है। जब संदेह हो या कि संज्ञा का प्रयोग पजेसिव केस में या प्रीपोजिशनल ऑफ के साथ हो, तो याद रखिए कि सामान्य नियम के अनुसार पजेसिव केस का प्रयोग अधिकार व स्वामित्व, ठीक है। तो मतलब जैसे कभी अगर आपको संख्या हो कि हम आप लगाएं कि एपोस्ट्रोफी एस लगाएं, तो आपका ध्यान देना ये है कि पजेसिव केस का प्रयोग जो है अधिकार या स्वामित्व, ठीक है, अधिकार या स्वामित्व प्रकट करना हो तो आप कर दीजिए, नहीं तो मत करिए, क्लियर। और नहीं तो यहाँ क्या है कि द डिफीट, द एनिमीज डिफीट, यहाँ लिखा गया था द एनिमी डिफीट, कट गया है, जान लीजिए एनिमीज डिफीट माने दुश्मन की पराजय, तो उसके स्थान पे आप द डिफीट ऑफ एनिमी कर दीजिए, बेटर होगा, क्योंकि दुश्मन की पराजय, ठीक है।
तो द डिफीट ऑफ एनिमी कर दिए, ठीक है, क्योंकि ये क्योंकि इसमें कोई स्वामित्व या अधिकार नहीं बताया जा रहा है, ठीक है, का की अंग्रेजी क्यों लिखना है, तो कोई कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है, कोई अधिकार या स्वामित्व नहीं बताया जा रहा है कि दुश्मन की पर आ जाए, तो इसमें किसी का अधिकार थोड़े है, तो आप डिफीट ऑफ एनिमी कर देंगे तो बेटर हो जाएगा। क्लियर, द एनिमीज डिफीट हो जाएगा, कहना बेटर होगा जब दोनों के अर्थ में अंतर होने का संदेह नहीं हो, जबकि दोनों का अर्थ में अंतर होने का संदेह नहीं है तब भी एनिमीज डिफीट या द डिफीट ऑफ एनिमी दोनों में का मतलब वही रहेगा, लेकिन डिफीट ऑफ एनिमी बेटर होगा। फिर भी कभी कभी पजेस्यु केस, ये है पजेस्यु केस में प्रयुक्त संज्ञा का अर्थ आप प्रीपोजिशन के साथ प्रयुक्त संज्ञा के अर्थ से भिन्न हो जाता है, कभी कभी भिन्न भी हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल, द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन इन दिल्ली, दिल्ली में प्रधानमंत्री का स्वागत, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन इन दिल्ली अगर कहीं लिखा गया, इसका अर्थ क्या होगा, दिल्ली में प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया स्वागत, मतलब प्रधानमंत्री ने किसी को स्वागत दिया, वेलकम किया, रिसेप्शन दिया। अब दूसरा यही देखिए, अगर आप रिप्लेस करेंगे द रिसेप्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली, अगर ऐसे लिखोगे तो इसका अर्थ होगा दिल्ली में प्रधानमंत्री के आने पर जनता द्वारा किया गया स्वागत। तो इस तरह से कभी कभी अर्थ में परिवर्तन होता है, तो आपको उसको भी ध्यान में लेके उस हिसाब से लगाना चाहिए। द प्राइम मिनिस्टर से रिसेप्शन, प्रधानमंत्री का स्वागत, यानी प्रधानमंत्री के द्वारा किसी का स्वागत किया गया इन दिल्ली में, भाई कोई गया प्रधानमंत्री के पास, प्रधानमंत्री ने उसका स्वागत किया। और यही रिसेप्शन पहले कहेंगे रिसेप्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री का स्वागत इन दिल्ली में। इस तरह से एकदम क्लियर हो जाता है, यानी कि प्रधानमंत्री के आने पर जनता में जो है, जनता द्वारा दिल्ली में उनका क्या किया गया, स्वागत किया गया। इस तरह से भी कभी कभी अर्थ में परिवर्तन होता है। आगे देखते एक और वर्ड है द लव ऑफ, तो द लव ऑफ यहाँ फादर था बुक में, ये पीडीएफ में जो है डिलीट हो गया है। तो द लव ऑफ फादर का तात्पर्य पिता का अपने बच्चे के प्रति प्रेम, द लव ऑफ फादर माने पिता का प्रेम, माने पिता का प्रेम मतलब पिता का अपने बच्चे के प्रति प्रेम, या बच्चे का अपने पिता से प्रेम, दोनों से, ठीक है, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है इसका अर्थ। द लव ऑफ फादर माने पिता का प्रेम, तो पिता का प्रेम मतलब बच्चा का अपने पिता से प्रेम, ये भी हो सकता है, और पिता का अपने बच्चे के प्रति प्रेम दोनों हो सकता है। कभी कभी इस तरह से दोनों अर्थ भी हो सकते हैं, तो कहीं भी अर्थ में अगर कन्फ्यूजन हो तो आपको उसी हिसाब से लिखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं नाउन का अगला टॉपिक है एपोस्ट्रॉफी एस के बाद जो है नाउन इन एपोजिशन। अब नाउन इन एपोजिशन किसे कहते हैं, इसकी हिंदी होती है समानाधिकरण। अब इसमें क्या होता है कि कोई नाउन रहता है, उसके बगल उसके विस्तार या व्याख्या करने के लिए जितने शब्द आते हैं उसको हम दो कामा के बीच में लिख देते हैं। अगर वो शब्द जो है लास्ट में आते हैं तो हम एक कामा लगा के लिखते हैं, बाद में फुल स्टॉप करते हैं। इसमें यही नियम है और कुछ नहीं है। जैसे देखिए, राम और कैप्टन मेड 50 रन, हमारा कप्तान राम ने 50 रन बनाया, तो आवर कैप्टन माने हमारे राम, तो ये बगल लिखा गया है, तो राम को ही आवर कैप्टन कहा गया, तो इस दो कामा के बीच में लगा दिया गया इस तरह से। इसको कहते हैं ये केस इन अपोजिशन। अब देखिए यहाँ देखते हैं राम और कैप्टन दोनों ही एक ही व्यक्ति हैं। कैप्टन संज्ञा राम संज्ञा के बाद केवल इस प्रकार यह स्पष्ट हो कि राम के विषय में बताया जा रहा है, तो जिसके विषय में, किस नाउन के विषय में जो भी बताया जाएगा उन शब्दों को दो कामा के बीच में लिख देते हैं। इसका केस इन अपोजिशन कहते हैं किसे हैं देखते हैं। जब एक संज्ञा दूसरी संज्ञा के बाद उसकी व्याख्या करने के लिए, ठीक है, करने के लिए आए, यहाँ करने के लिए था आए, तो बाद में आने वाली संज्ञा के पहले आने वाली संज्ञा का समानाधिकरण यानी इन एपोजिशन होती है। समानाधिकरण माने होता है इन एपोजिशन, इन एपोजिशन माने समानाधिकरण। तो जब एक संज्ञा दूसरी संज्ञा के बाद उसकी व्याख्या करने के लिए, ठीक है, आए, तो बाद में आने वाली संज्ञा पहले आने वाली संज्ञा का समानाधिकरण होती है। अब जैसे इसमें देखिए आवर कैप्टन, ये पहले वाली संज्ञा है राम, राम के लिए है ना, राम को आवर कैप्टन कहा गया। अब यहाँ राम की जगह आप विराट कोहली कह दीजिए, कुछ कोई भी क्रिकेटर जो ये कैप्टन उनको नाम लीजिए, तो उनकी व्याख्या करने के लिए क्या आवर कैप्टन आ जाएगा। तो वो क्या है, वो बाद में आने वाली संज्ञा पहले वाली संज्ञा के लिए इन एपोजिशन में होती है, समानाधिकरण में होती है, क्योंकि उसके समान उसका अधिकार होता है, वो भी सब्जेक्ट है तो भी सब्जेक्ट है। अब देखिए, एपोजिशन का अर्थ है शब्द को दूसरे के बराबर रखना। यहाँ एपोजिशन है, एपोजिशन का अर्थ है यहाँ शब्द को, ठीक है, शब्द को दूसरे के बराबर रखना। एपोजिशन का क्या अर्थ है, शब्द को दूसरे के बराबर रखना, ठीक है। यहाँ देखिए क्या, राम को और कैप्टन दोनों सब्जेक्ट हैं तो एक बराबर में रख दिया गया है,
अगल बगल में रख देना। समान अधिकरण की संज्ञा का कारक वही होगा जो संज्ञा को जिसकी वह व्याख्या कर रहा हो। माने कि जो भी समान अधिकरण संज्ञा है, जैसे ये और कैप्टन, उसका भी वही कारक होगा। यानी सब्जेक्ट राम है तो ये भी सब्जेक्ट ही रहेगा, तब उसके बाद ही वर्ब आएगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ही रहेगा। ऊपर दिए गए वाक्य में कैप्टन और राम संज्ञा के केस इन पोजिशन है तथा कर्ता कारक है, क्योंकि राम कर्ता कारक में है। जैसे और भी एग्जाम्पल है, कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर, महान समाज सुधारक। तो महान समाज सुधारक किसको? कबीर को कहा। कबीर क्या है? महान समाज सुधारक। तो इनकी व्याख्या करने के लिए, विस्तार करने के लिए बगल में इस तरह से 2 कॉमा के बीच में लिख दिएगा। वाज ए वीवर, 1 जुलाई थे। स्टरडे आई मेट योर अंकल, मैं कल आपके अंकल से मिला। अंकल क्या है? द डॉक्टर हैं। अंकल को ही डॉक्टर कहा गया, तो ये भी किससे मिला? अंकल से। अंकल क्या है? डॉक्टर। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट ही हैं, तो बगल में लिख दिएगा अंकल की विशेषता बताने के लिए। देखिए यहाँ लास्ट में आया फ्रेज अपोजिशन, तो एक ही काम लगेगा लास्ट में, क्योंकि फुल स्टॉप लगता है। हैव यू सीन गांधी कॉमा द आर्टिस्ट ड्राइंग्स, ठीक है, गांगुली, सॉरी गांगुली की आप क्या आप गांगुली को देखें? द आर्टिस्ट ड्राइंग्स, ड्राइंग्स माने होता है चित्रकारी, कलाकार की चित्रकारी। इस तरह से देखिए इसमें नाउन में इन अपोजिशन वाक्य एक में जो है नॉमिनेटिव केस में है, देखिए दूसरे में जो है एक्यूजेटिव केस है। एक्यूजेटिव मतलब वही ऑब्जेक्टिव को एक्यूजेटिव भी कहते हैं, ठीक है, अंकल। अब उसके बाद तीसरे में देखिए गांगुली के बाद द आर्टिस्ट ड्राइंग्स, ये संबंध कारक है। क्या देखें? कलाकार की चित्रकारी। तो ये संबंध बताया जा रहा है, कलाकार का चित्र से संबंध रहता है, तो ये संबंध कारक है, जिसको संबंध कारक को पॉजिटिव केस के अलावा जेनेटिव केस भी कहते हैं। तो ये सब भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको जो है अगला टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।